सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है, यू कैन हील योर लाइफ। तो आज हम ये जो बुक है ये लिखी गई है लुइस एल हे जी द्वारा। तो आज हम सबसे पहले उनके जीवन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अब लुइस एल हे हम अपनी कहानी खुद बता रही हैं अपनी जबान से कि जब वो 18 महीने की छोटी सी बच्ची थी, तभी उन्होंने अपने माता पिता के बीच तलाक होते हुए देखा। वो ये कहती हैं कि मुझे ऐसा याद नहीं है कि ये बहुत बुरा अनुभव था। मुझे भय के 7वें दिन याद आते हैं जब मेरी माँ एक घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने गई और मुझे उन्होंने बाहर भेज दिया। तो वो कहती हैं कि मैं 3 हफ्तों तक बिना रुके रोती रही। और जो उनकी माँ उनको देकर गई थी, जो लोगों को कि इसकी देखभाल करो, तो वो कहते हैं कि वो लोग भी इस स्थिति को संभाल नहीं पाए कि लगातार बच्चा जो रो रहा है। तो उन्होंने उनकी माँ को उन्हें वापस ले जाने के लिए कहा। तो वो कहती हैं कि मेरी माँ को फिर कोई और व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कौन सा पेज है? कौन सा पेज है? पेज मैम लास्ट में है ये स्टोरी लुइस एलिये जी की। 16th चैप्टर है, 16वां चैप्टर। अपना खोल लीजिए। सर्विस कर म्यूट कर दिया। लुइस एलिये जी कह रही हैं कि एक अकेले मेरी माँ ने एक अकेले अभिभावक के रूप में ये सब कैसे संभाला। उस चीज की आज मैं सराहना करती हूँ। लेकिन उस समय मैं बस ये जानती थी कि मुझे वे सारा प्यार नहीं मिल रहा है जो कभी मुझे मिलता था। आगे वो कहती है कि मैं कभी ये नहीं जान पाई कि मेरी माँ ने मेरे सौतेले पिता से वो प्रेम करती थी जब उन्होंने सिर्फ हमें एक घर दिलाने के लिए उनसे शादी की थी, क्योंकि वो कोई अच्छा कदम नहीं था। उनके जो पिता थे, यूरोप में जर्मनी के एक परिवार में काफी वो क्रूरताओं के साथ वो कहते हैं वो पले बड़े थे। और फिर लुइस एल्हे जी कहती हैं कि उनकी माँ गर्भवती हो गई, उनकी बहन आने वाली थी। लेकिन उनके जो पिता थे वो उनकी माँ पर और लुइस जी पर बहुत हिंसा करते थे, उनको मारते पीटते थे। तो वो कहती है कि उस वक्त वो थी 5 वर्ष की। तो इस स्थिति को और ज्यादा बदतर बनाते हुए वो कहती हैं कि इसी समय एक पड़ोसी ने उनके साथ बलात्कार किया और फिर अदालत में ये केस गया। तो उस व्यक्ति को 15 वर्षों की जो है जेल की सजा हो गई। लेकिन वो कहती हैं कि मुझे बार बार ये कहा गया इस दौरान कि ये मेरी गलती थी। और इसलिए वो कहती हैं कि मैंने कई वर्ष इस डर में गुजारे कि जब वो व्यक्ति जेल से छूटेगा मेरे पास आएगा और मुझसे अपने जेल जाने का वो बदला लेगा। तो आगे वो कहती हैं कि मेरा ज्यादातर बचपन शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार को झेलते हुए बीता, और साथ ही उनको कठिन काम भी करना पड़ता था। और वो कहती हैं कि मेरी छवि अपनी नजरों में गिरती और गिरती चली गई। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और चौथी कक्षा में वो कहती हैं कि मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ जो बिल्कुल मेरी जिंदगी जैसी थी वैसे ही था। एक दिन उनके स्कूल में पार्टी हो रही थी और वहां बहुत से केक आए थे। और लुइस एल्हे को छोड़कर उस स्कूल के अधिकतर जो बच्चे थे वो अच्छे मध्य वर्गीय परिवारों के थे। तो लुइस ने जो कपड़े थे वो बहुत वो कहती है खराब पहने हुए थे, और उनके जो बाल हैं वो भी अजीब तरीके से कटे हुए थे। और वो ऊंचे काले रंग के जूते पहनती थी और उनमें से हमेशा लहसुन की गंध आती रहती थी, जो कि उन्हें पेट के कीड़े मारने के लिए रोज खाना पड़ता था। यहाँ पर लुइस कहती हैं कि मैंने केक खाया ही नहीं था अभी तक, क्योंकि हम उसे खरीद नहीं सकते थे। एक बूढ़ी बूढ़ी पड़ोसी महिला थी उनकी, जो कि उन्हें हर हफ्ते 10 सेंट देती थी और उनके जन्मदिन पर और क्रिसमस पर लुइस को $1 देती थी वो।
तो वो कहती है कि ये जो 10 सेंट वो देती थी हर हफ्ते, वो तो परिवार के बजट में चले जाते थे। और जो डॉलर देती थी, तो उस डॉलर से डाइम स्टोन से वर्ष पूरे साल के लिए उनके लिए अंतर वस्त्र, मतलब उनके अंडरगारमेंट्स खरीदे जाते थे। तो अब वो कहती कि उस दिन अब पार्टी चल रही थी स्कूल में, तो वहां इतने सारे केक थे। और जब वो केक काटे जा रहे थे तो कुछ बच्चे जो कि लगभग हर दिन केक खा सकते थे, उनको तो दो दो या तीन तीन पीस मिल गए। लेकिन अब जो लुइस थी वो बिल्कुल आखिर में खड़ी हुई थी लाइन में। तो जब उनकी बारी आई, उनके पास टीचर आई, तो तब तक केक जो था वो खत्म हो चुका था, एक भी पीस नहीं बचा था। तो अब कहती हैं लुइस कि अब मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि वह मेरी पहले से पुष्ट धारणा थी कि मैं बेकार हूं और कुछ भी पाने के योग्य नहीं, जिसने मुझे पंक्ति में सबसे आखिर में खड़ा किया और मुझे केक नहीं मिला। ये मेरा दृष्टिकोण था। वे बस मेरी धारणाओं को प्रदर्शित कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि जब वो 15 वर्ष की थी, तो वो और यौन शोषण सहन नहीं कर पाई और घर और स्कूल से वो भाग गई। और एक डाइनर ने उनको वेट्रेस की नौकरी दी। वो कहती हैं कि ये जो नौकरी थी उन कामों से अच्छी थी जो कि भारी काम उनको घर पर करने पड़ते थे। तो आगे वो कहती हैं कि प्रेम और स्नेह स्नेह से क्योंकि वो वंचित थी, उनको कहीं से अभी तक प्रेम नहीं मिला था। तो अब वो कहती हैं कि जिस भी व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, उसी को मैंने अपनी इच्छा से अब शरीर अपना सौंप दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, अपने 16वें जन्मदिन के ठीक बाद वो कहती हैं कि मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। अब उसे पालना वो कहती है मेरे लिए संभव था। तो उनके लिए उन्होंने उनको एक अच्छा सा प्रेम भरा घर मिल गया। एक निसंतान जो दंपत्ति थे उसे वो मिले, जिनको एक बच्चे की चाह थी। तो वो अपने गर्भ के अंतिम 4 महीने उनके साथ रही, और जब अस्पताल गई तो उनके नाम पर ही लुइस ने उस बच्चे को जन्म दिया। वो कहती है कि ऐसी परिस्थितियों में मैंने कभी मातृत्व की खुशियों का अनुभव नहीं किया, बस सिर्फ क्षति और अपराध बोध तथा शर्मिंदगी की भावना ही महसूस की। उस समय वे बस एक लज्जाजनक समय था, जिससे जितनी जल्दी हो सके वो बाहर निकलना चाहती थी। वो कहती हैं कि मुझे बस उस बच्चे के पैरों की बड़ी बड़ी उंगलियां याद हैं, जो कि मेरी तरह ही असाधारण थी। और अगर हम कभी भी जिंदगी में मिले तो मैं उसके पैरों की उंगलियां देखकर उसको पहचान जाऊंगी। फिर वो कहती हैं कि जब बच्ची 5 दिनों की हुई तो वहां से चली गई, उन लोगों के पास उनको छोड़कर। तो अब वो घर लौटकर वापस आई और अपनी माँ, जो कि अभी तक पीड़ित थी, मतलब उसके जो पिता थे अभी तक उसको मार पीट रहे थे, तो वो अपनी माँ को मिली और उनसे कहा कि चलो अब तुम्हें और ज्यादा सहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। तो उसकी जो बहन थी अब जो 10 साल की हो चुकी थी, तो उस बहन को उसने उनके पिता के साथ ही छोड़कर उसकी माँ वापस आ गई। क्योंकि वो बहन उसके पिता की हमेशा ही प्रिय रही थी, वो उसे बहुत प्यार करते थे उसके पिता। इसलिए उसकी माँ ने उसको उनके पास ही छोड़ दिया और वो लुइस के साथ आ गई। तो वो कहती है कि अपनी माँ को मैंने एक छोटे से होटल में नौकरानी की नौकरी दिलाई और एक अपार्टमेंट में उनको रखा, जहां पर वो बिल्कुल स्वतंत्र थी और सहज थी। तो वो कहती है कि मुझे इस तरह करके ऐसा लगा कि मेरे कर्तव्य पूरे हो गए। और फिर वो अपनी एक महिला मित्र के साथ 1 महीने रहने के लिए शिकागो चली गई, जहां से फिर वो 30 साल तक नहीं लौटी। अब फिर क्या हुआ उनके साथ, वो कहती हैं कि मैंने अपने शुरुआती दिनों में जब वो बच्ची थी, तो मेरे जीवन में वो कहती हैं कि मैंने ऐसे पुरुषों को आकर्षित किया जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अक्सर मुझे मुझे मारा पीटा। लेकिन धीरे धीरे सकारात्मक अनुभवों से वो कहती है मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और इस प्रकार के लोग ही मेरे जीवन में आने लगे। जब वे मेरे पुराने विचारों से मेल नहीं खाते थे, जब मैं अवचेतन मन में ये मानती थी कि मैं दुर्व्यवहार के योग्य हूँ।
मैं उसके व्यवहार को सही नहीं ठहरा रही, लेकिन यदि मेरा सोचने का तरीका, वो कहती है, वैसा नहीं होता तो वे मेरे प्रति आकर्षित नहीं होते। अब महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति को वो कहती है कि अब मेरे अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि अब हमारे दृष्टिकोण, वो कहती है, आपस में मेल नहीं खाते। तो अब कुछ वर्षों तक शिकागो में छोटा मोटा काम वो करती रही, और फिर वो न्यूयॉर्क चली गई, जहां पर जाकर वो बड़ी फैशन मॉडल बन गई और बड़े बड़े डिजाइनरों के लिए उन्होंने मॉडलिंग की। लेकिन वो कहती हैं कि मेरा आत्मविश्वास फिर भी कुछ ज्यादा बढ़ नहीं पाया ये सब करते हुए भी। तो वहां पर मैंने अपने ही सौंदर्य को पहचानने से, वो कहती हैं, इनकार कर दिया था। फिर कई वर्षों तक वो फैशन उद्योग में रही, और फिर उन्होंने एक अच्छे शिक्षित अंग्रेज सज्जन के साथ शादी कर ली। तो उन दोनों ने दुनिया की सैर की और बड़े लोगों से वो मिले, और व्हाइट हाउस में डिनर तक उन्होंने किया। बेशक वो एक मॉडल थी और उनके पास एक बढ़िया पति था। यहाँ लुइस कहती हैं कि मेरा आत्मविश्वास तब भी कम रहा जब तक कि कई वर्षों बाद मैंने अत्यधिक काम नहीं शुरू किया। जब तक कि 14 वर्षों की शादी के बाद, वो कहती हैं, एक दिन मेरे पति ने किसी और से शादी करने की इच्छा जताई। एकदम उसी समय जब मैं ये यकीन करना शुरू कर रही थी कि अच्छी चीजें स्थायी हो सकती हैं, तभी वो कहती है मैं अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई। लेकिन जैसे कि समय बीतता है, तो उसी तरह वो कहती हैं कि मैं जिंदगी जीती रही। मैं अपने जीवन को बदलता देख सकती थी। और बसंत में एक दिन उनको एक न्यूमरोलॉजिस्ट मिला, और उसने उनको बताया कि पतझड़ में एक छोटी सी घटना उनका जीवन बदल देगी। तो लुइस एल्हे कहती है कि ये घटना इतनी छोटी थी कि कई महीनों बाद ही मेरा इस पर ध्यान गया। तो क्या हुआ था, संयोगवश वो न्यूयॉर्क सिटी में रिलीजियस साइंस के चर्च की एक बैठक में एक दिन गई थी। तो वहां पर वो कहती हैं कि जो संदेश वहां पर दिया जा रहा था, तो अंदर से आवाज ने, मतलब अंतरात्मा की आवाज ने मुझसे कहा कि ध्यान से सुनो इसको। तो वो कहती है कि मैंने वैसा ही किया, ध्यान से सुना। तो इसके बाद वो कहती हैं कि मैं ना केवल संडे सर्विसेज में गई उसके बाद, बल्कि उनकी साप्ताहिक कक्षाएं लेना भी मैंने शुरू कर दिया। और फिर उनकी सौंदर्य और फैशन की दुनिया में जो दिलचस्पी थी वो समाप्त होती जा रही थी। उन्होंने हाई स्कूल भी जैसे के पास नहीं किया था, लेकिन वो कहती हैं कि अब मैं एक मेहनती छात्रा बन गई थी, जो कि तत्व विज्ञान यानी मेटाफिजिक्स और उपचार से जुड़ी हर बात को उत्सुकता से ग्रहण करती जा रही थी, चर्च में जो उनको बताया जा रहा था। तो अब वो कहती है कि रिलीजियस साइंस का चर्च मेरे लिए एक नया घर बन गया। हालांकि मेरा अधिकांश जीवन पहले की तरह ही चल रहा था, इस नए पाठ्यक्रम ने मेरा अधिक से अधिक और समय लेना शुरू कर दिया। और 3 साल के बाद वो कहती हैं कि मैं चर्च के लाइसेंस शुदा प्रैक्टिशनर का आवेदन देने के योग्य हो गई। और फिर उन्होंने वो परीक्षा भी पास कर ली, और कई वर्ष पहले वहां से उन्होंने एक चर्च काउंसलर के रूप में फिर नई शुरुआत की। ये एक, वो कहती हैं, छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन उस समय तक वो एक इंद्रियातीत ध्यानी बन गई थी। फिर उन्होंने अपने लिए कुछ और विशेष करने का फैसला किया, और वो फेयरफील्ड लोबा में 6 महीनों के लिए एक यूनिवर्सिटी में गई। उस समय वो कहती है कि मेरे लिए ये बिल्कुल सही जगह थी। पहले वर्ष हर सोमवार सुबह को हम एक नया विषय शुरू करते थे, जिन चीजों के बारे में मैंने सिर्फ अभी तक सुना था, जैसे कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और सापेक्षता का सिद्धांत। तो फिर हर शनिवार को, वो कहती है, हमारी परीक्षा होती थी, और रविवार को छुट्टी होती थी, और सोमवार को फिर हम एक नई शुरुआत करते थे। न्यूयॉर्क सिटी में उनके जीवन में कोई बाधा नहीं थी जैसे कि पहले होती थी। रात के भोजन के बाद वो कहती हैं कि हम सभी अपने अपने कमरों में पढ़ाई के लिए चले जाते थे, और कैंपस में मैं सबसे बड़ी उम्र की छात्रा थी, लेकिन मैंने अपने प्रत्येक क्षण का यहाँ पर आनंद उठाया। वहां पर धूम्रपान, शराब या और भी किसी भी नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध था। और हम दिन में, वो कहती है, 4 4 बार ध्यान करते थे।
और जिस दिन मैं वहां से निकली तो हवाई अड्डे पर वो कहती हैं कि सिगरेट के धुएं से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो वापस न्यूयॉर्क में वो अपनी जिंदगी में लौट आई और जल्दी ही उन्होंने फिर से प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिए। वो तमाम सामाजिक गतिविधियों में जाने लगी और उन्होंने दोपहर की बैठकों में भाषण देना शुरू किया और ग्राहकों को देखना शुरू किया। तो ये तेजी से एक पूर्णकालिक करियर करियर के रूप में बदल गया। वो जो काम कर रही थी उसे एक छोटी सी पुस्तक उन्होंने हील योर बॉडी के रूप में संकलित किया फिर, जिसके आरंभ में शरीर की बीमारियों के लिए तत्व विज्ञान संबंधी कारणों की एक सरल सूची है। वहां पर उन्होंने लेक्चर देना, यात्राएं और छोटी छोटी कक्षाएं लेना शुरू किया। और इसके बाद अचानक ही वो कहती हैं कि एक दिन मुझे ये पता चला कि मुझे कैंसर है। अब 5 वर्ष की आयु में बलात्कार की शिकार और दुर्व्यवहार पीड़ित बच्चे की पृष्ठभूमि के साथ ये कोई, वो कहती है, हैरानी की बात नहीं थी कि उन्हें योनि के पास कैंसर हुआ था। तो हर किसी की तरह, जैसे हर कोई होता है उसी तरह से वो कहती है कि मैं भी अपनी बीमारी के बारे में सुनकर पूरी तरह से घबरा गई। फिर भी ग्राहकों के साथ इतने दिन तक काम करने के बाद मैं जानती थी कि मानसिक उपचार कारगर होता है और मुझे अपने आप को यह साबित करने का अवसर मिल रहा था। तो आखिरकार वो कहती है, मैंने मानसिक प्रारूपों पर एक पुस्तक लिखी थी और मैं जानती थी कि कैंसर लंबे समय तक रखी गई नाराजगी का रोग है। मैं अपने बचपन में उनके प्रति सारे गुस्से और नाराजगी को समाप्त करने से इनकार कर रही थी। व्यर्थ करने के लिए समय नहीं था और करने के लिए, वो कहती है, मेरे पास अब बहुत कुछ था। तो असाध्य शब्द जो कि बहुत से लोगों के लिए इतना डरावना है, मेरे लिए ये अर्थ रखता है कि इस स्थिति को किसी भी बाहरी उपाय द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता और हमें उसका उपचार करने के लिए अपने अंदर जाना चाहिए। यदि वो कहती हैं कैंसर से छुटकारा पाने के लिए मेरा ऑपरेशन होता और मैं उसे उत्पन्न करने वाले मानसिक विचारों से छुटकारा नहीं पाती, तो डॉक्टर मुझे काटते रहते जब तक कि मुझ में कुछ नहीं बचता। और ये विचार, लुइस कहती है, कि मुझे पसंद नहीं आया। आगे वो कहती है कि यदि मैं कैंसर की वृद्धि को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन करवाती और साथ ही कैंसर के लिए जिम्मेदार मानसिक विचार को भी साफ कर देती, तो वे लौट कर नहीं आ सकता था। यदि कैंसर या कोई अन्य बीमारी लौट कर आती है तो मैं नहीं मानती कि वह उसके पूरी तरह ठीक ना होने के कारण होता है, बल्कि वो इसलिए होता है कि रोगी कोई मानसिक परिवर्तन नहीं करता। वह बस उसी बीमारी को फिर से उत्पन्न कर लेता है, शायद शरीर के किसी और अंग में। और आगे कहती है कि मैं ये भी मानती हूँ कि यदि मैं कैंसर को उत्पन्न करने वाले मानसिक दृष्टिकोण को ठीक कर पाऊं तो मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, डॉक्टरों से समय मांगा और कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो डॉक्टरों ने उनको 3 महीने दिए। तो इसके बाद लुइस कहती हैं कि मैंने उपचार की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। तो मैंने अपनी उपचार प्रक्रिया में मदद के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने का हर संभव प्रयास किया और जितना मैं पढ़ सकती थी उतना या ढूंढ सकती थी। और फिर उसके बाद वो कई हेल्थ फूड स्टोरों में गई और कैंसर के विषय पर उनके पास मौजूद पुस्तकें खरीदी और फिर पुस्तकालय गई, खूब पढ़ा फिर उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने फुट रिफ्लेक्सोलॉजी और कॉलन थेरेपी के बारे में पढ़ा और उसने उन्हें लगा कि ये दोनों उनके लिए लाभदायक होंगे। तो साथ ही वो कह रही कि मुझे ऐसा लग रहा था अंदर से जैसे मैं बिल्कुल सही लोगों के पास जा रही हूँ। तो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में पढ़ने के बाद वो एक प्रैक्टिशनर खोजना चाहती थी। अब उन्होंने वहां पर एक लेक्चर सुना, ज्यादातर, जबकि वो हर एक लेक्चर में पहली लाइन में बैठती थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें आखिरी लाइन में बैठना पड़ा क्योंकि पहले ही वहां पर काफी लोग बैठे हुए थे। तो वहां क्या हुआ, 1 मिनट के अंदर ही एक व्यक्ति आया और उनके बगल में आकर बैठ गया। तो आगे वो कहती है कि जो उनके साथ व्यक्ति बैठा था वो एक फुट रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट था। तो अब वो 2 महीने तक एक एक सप्ताह में 3 बार उनके पास आता था, जिससे कि वो कहती है मुझे काफी मदद मिलती थी।
और आगे वो कहती हैं कि मैं जानती थी कि मुझे अपने आप से और अधिक प्रेम करना होगा। मेरे बचपन में क्योंकि बहुत कम प्रेम था और किसी ने मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करने दिया, तो मैंने लगातार मुझे निशाना बनाने वाले और मेरी आलोचना करने के उन व्यवहारों को अपना लिया था जो मेरी दूसरी प्रकृति बन गई थी। तो आगे वो कहती हैं कि मैंने प्रशिक्षण कार्य करते समय ये एहसास किया था कि मेरे लिए अपने आप से प्रेम करना और अपने आप को स्वीकार करना ठीक था और यहाँ तक जरूरी भी था। फिर भी मैं इसे अनदेखा करती रही। जैसे आप ये कहते हैं कि आप कल से डाइटिंग शुरू कर देंगे, मतलब किया नहीं, लेकिन दिल में था कि मैं करूंगी। लेकिन अब मैं इसकी अपेक्षा उपेक्षा वो कहती है नहीं कर सकती थी। सबसे पहले मेरे लिए ऐसी चीजें करना बहुत कठिन था, जैसे कि दर्पण के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर ऐसी चीजें कहना कि लुइस मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करती हूँ। लेकिन जब मैं ऐसा करती रही तो लुइस कहती हैं कि मैंने पाया कि मेरे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आई जिसमें अतीत में मैं खुद को महत्वहीन समझने लगती, और अब शीशे के अभ्यास और दूसरे अभ्यासों की वजह से मैं वैसा नहीं कर रही थी, मैं कुछ प्रगति कर रही थी। और मैं जानती थी कि मुझे उन नाराजगियों को खत्म करना है जो मैं बचपन से ढोए जा रही थी। मेरे लिए उस दोषारोपण को भूल जाना बहुत जरूरी था। वो कहती हैं कि बेशक मेरा बचपन बहुत कठिन था, जिसमें मेरे साथ काफी मानसिक, शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार हुआ था, लेकिन वे कई वर्ष पहले की बात थी और आज मेरे द्वारा अपने साथ उस प्रकार का व्यवहार करने का कोई बहाना नहीं था। मैं कैंसर की वृद्धि के साथ अपने शरीर को खा रही थी क्योंकि मैंने क्षमा नहीं किया था। मेरे लिए उन घटनाओं से परे जाने और ये समझना शुरू करने का समय था कि किस प्रकार के अनुभवों ने वैसे लोगों को उत्पन्न किया होगा जो एक बच्चे से उस रूप में व्यवहार करते हैं। आगे वो कहती है कि एक अच्छे थेरेपिस्ट की मदद से मैंने तकियों को पीटते हुए और क्रोध से चिल्लाते हुए सारे पुराने व दबे हुए गुस्से को मैंने अपने को बाहर निकाला। इसके बाद मैंने उन कहानियों के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया जो मेरे माता पिता ने अपने बचपन के बारे में मुझे बताई थी, सुनाई थी। मैंने उनके जीवन की एक व्यस्त तस्वीर देखनी शुरू की। मेरी बढ़ती समझ और एक व्यसक यानी प्रोफेशनल दृष्टिकोण से मेरे अंदर उनकी पीड़ा के लिए दवा उत्पन्न होने लगी, दया दया उत्पन्न होने लगी, और शिकायत धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके अलावा वो कहती हैं कि मैंने इतने वर्षों में जो जंक फूड खाए थे उनसे अपने शरीर के शुद्धिकरण और उसे विष मुक्त करने में मदद करने के लिए मैंने एक अच्छे पोषण विशेषज्ञ की तलाश की। मुझे पता चला कि जंक फूड शरीर में जमा होकर विषैले तत्व उत्पन्न करते हैं। जंक विचार मन में जमा होकर विषैली परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए उन्होंने खूब हरी सब्जियों के साथ साथ एक नपातुला आहार लेना शुरू किया। अब वो कहती है कि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन इन सभी व्यापक मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण के फलस्वरूप मेरे डायग्नोसिस के 6 महीने के बाद चिकित्सा शास्त्र को भी इस बात से सहमत होना पड़ा, जो कि मैं पहले से जानती थी, कि मेरे अंदर कैंसर का नामो निशान नहीं था। मतलब 6 महीने में ही उन्होंने अपना कैंसर पूरी तरह से अपने अंदर से समाप्त कर लिया था। तो वो कहते हैं कि अब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानती थी कि यदि हम अपने सोचने, मानने और करने के तरीके को बदलने के इच्छुक हों तो कोई भी रोग ठीक हो सकता है। कभी कभी कहती हैं कि जो हमें एक बड़ी त्रासदी लगती है वो हमारे जीवन की सबसे अच्छी बात होती है। मैंने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और मैं एक नए रूप में अपने जीवन को महत्व देने लगी। मैं ये देखने लगी कि मेरे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, और मैंने आखिरकार हरियाली विहीन न्यूयॉर्क शहर और उसके उग्र मौसम को छोड़कर जाने का फैसला किया। मेरे कुछ ग्राहकों ने कहा कि यदि मैं उनको छोड़कर गई तो वे मर जाएंगे, तो मैंने उन्हें भरोसा दिया कि मैं उनकी प्रगति देखने के लिए वर्ष में 2 बार वहां आया करूंगी, और टेलीफोन भी हम एक दूसरे को कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपना फिर वहां से, वो कहती हैं, पूरा जो बिजनेस उन्होंने वहां था, व्यवसाय, वो समेटा
और कैलिफोर्निया चलने की तैयारी की। लेकिन फिर उन्होंने वहां लेस एंजल्स में रुकने का फैसला किया कि थोड़ी देर में वहां पर रुकेंगी। यहाँ पर वो कहती हैं, बहुत वर्षों पहले मैं यहाँ जन्मी थी, लॉस एंजल्स में। मैं अपनी माँ और बहन के अलावा यहाँ पर किसी को नहीं जानती थी, और वो दोनों अब शहर के बाहरी हिस्से में लगभग 1 घंटे की दूरी पर रहती थी। हम कभी एक करीबी परिवार या खुले परिवार के रूप में नहीं रहे, लेकिन फिर भी मुझे ये जानकर दुख भरा आश्चर्य हुआ कि वही कई वर्षों से मेरी माँ की आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन किसी ने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा था। मेरी जो बहन थी वो इतनी व्यस्त थी कि मुझसे मिल नहीं पाई। तो वो कहती है कि मैंने उनको व्यस्त ही छोड़ दिया और अपना नया नया जीवन शुरू करने में जुट गई। अब वो कहती है कि मेरी छोटी सी पुस्तक ही जो बॉडी ने मेरे लिए बहुत से दरवाजे खोल दिए थे। मैं हर आधुनिक प्रकार की बैठक में अब जाने लगी, अपना परिचय देती, और जब उपयुक्त होता तो उस पुस्तक की एक प्रति भी उनको देती। पहले 6 महीने तक मैं समंदर के किनारे खूब जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं पूरी तरह से व्यस्त यानी बिजी हो जाऊंगी तो मेरे पास ऐसा आनंद उठाने के लिए समय बहुत कम होगा। तो धीरे धीरे उनके पास अब ग्राहक आने लगे, और कई जगह पर भाषण देने के लिए उन्हें निमंत्रण मिलने लगे, स्थितियां सुधरने लगी। लॉस एंजल्स ने, वो कहती है, मेरा स्वागत किया, और कुछ ही सालों में मैं एक प्यारे से घर में चली गई। तो लॉस एंजल्स में मेरी नई जीवन शैली मेरे शुरुआती जीवन से बिल्कुल उलट थी और जागरूकतापूर्ण थी। वाकई सब कुछ, वो कहती हैं, बिल्कुल सही चल रहा था। हमारा जीवन कितनी तेजी से पूरी तरह से बदल सकता है। तो एक रात को मेरे पास मेरी बहन का फोन आया। 2 वर्षों में पहली बार उसका फोन आया। तो उसने मुझे बताया कि हमारी जो माँ है वो अंधी है और लगभग बहरी हो चुकी है। अब वो 90 वर्ष की हो चुकी थी, और वो गिर गई थी, उनकी कमर टूट गई थी। एक पल में मेरी माँ एक मजबूर स्वतंत्र महिला से पीड़ा में कराहती एक असहाय बच्ची में बदल गई थी। तो यहाँ तक वो कहती हैं कि मुझे अब ये भी बाद में पता चला कि मेरी जो बहन थी उनको भी कमर की गंभीर समस्या थी। उसको भी बैठने और चलने में परेशानी होती थी। वो चुपचाप सब कुछ सहती थी, और उसके पति को इस बारे में पता ही नहीं था कि वो बीमार है। अब उन्होंने अपनी माँ को दाखिल करवाया अस्पताल में। तो अस्पताल में 1 महीना बिताने के बाद वो कहती है मेरी माँ घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वो किसी भी प्रकार से अपनी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मेरे साथ रहने चली आई। अब जीवन की प्रक्रिया पर लुइस कहती हैं कि मैं भरोसा करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं ये सब कैसे संभाल पाऊंगी। तो इसलिए मैंने ईश्वर से कहा कि ठीक है, मैं उनकी देखभाल करूंगी, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी और मुझे धन देना होगा। तो ये हम दोनों के लिए, वो कहती है, एक समझौता था। वो एक शनिवार को आई, और अगले शुक्रवार को ही मुझे 4 दिनों के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना था। मैं उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, मेरा जाना भी लेकिन जरूरी था। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर, आप इसे संभालो, मुझे जाने से पहले हमारी मदद के लिए एक सही व्यक्ति चाहिए। तो वो कहती है कि जाने से सही 1 दिन पहले गुरुवार को ही वो सही व्यक्ति प्रकट हो गया, और मेरी माँ और मेरे लिए मेरे घर को व्यवस्थित करने के लिए वो आ गया। तो वह मेरी एक मूल धारणा की एक और पुष्टि थी। लुइस कहती हैं कि मैं जो भी जानना चाहती हूँ वे मेरे सामने आ जाता है, और मुझे जो भी जरूरत होती है वो दिव्य रूप से सही व्यवस्था से मेरे पास आ जाता है। तो मुझे एहसास हुआ कि वे एक बार फिर मेरे लिए सबक सीखने का समय था। यहाँ पर बचपन की बहुत सारी गंदगी साफ करने का एक अवसर था। जब मैं बच्ची थी तो मेरी माँ ने मुझे सुरक्षा प्रदान करने में वो सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ तो जरूर करूंगी। मेरी माँ और मेरी बहन के बीच अब एक नया दौर शुरू हो गया था। तो कहती हैं कि मेरी बहन ने भी मुझसे मदद मांगी, तो उसे देना भी मेरे लिए एक चुनौती थी। मैंने जाना अब कि बहुत वर्षों पहले मैंने अपनी माँ को बचाया था। तो क्या हुआ उसके बाद, फिर उनके सौतेले पिता जो थे उन्होंने अपना सारा गुस्सा और दर्द फिर उनकी बहन पर निकाला।
तो उनकी बहन को भी अपने पिता की क्रूरता सहन करनी पड़ी। तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि जो परेशानी शारीरिक समस्या के रूप में शुरू हुई थी वह बाद में भय और तनाव से बहुत बढ़ गई थी। साथ में ये धारणा भी थी कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लुइस थी जो रक्षक नहीं बनना चाहती थी, फिर भी अपनी बहन को उसके जीवन के इस मोड़ पर स्वास्थ्य चुनने का एक अवसर देना चाहती थी। तो धीरे धीरे वो कहती है उलझन सुलझने लगी और अब तक जारी है। हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मैं सुरक्षा का माहौल प्रदान करती हूँ, साथ ही स्वास्थ्य के नए रास्ते खोजे। दूसरी ओर वो कहती हैं कि मेरी माँ बहुत अच्छी प्रकार से प्रतिक्रिया देती हैं। वो दिन में 4 बार सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम करती हैं। उनका शरीर पहले से मजबूत और लचकीला होता जा रहा है। और लुइस ने उनका एक हियरिंग एड दिलाई है, कान सुनने की मशीन लगवा दी मतलब। और उनकी अब जीवन में दिलचस्पी बढ़ने लगी है। फिर उनकी एक आंख से मोतियाबिंद भी उन्होंने निकलवा दिया, तो उनको एक आंख से नजर आना शुरू हो गया है। अब वो किताबें पढ़ सकती हैं, तो वो बहुत, उनकी माँ जो है बहुत खुश हैं। तो आगे वो कहती हैं कि अब मेरी माँ और मैंने बैठकर एक दूसरे से बात करने का समय निकालना शुरू किया है, जैसा कि हमने पहले कभी नहीं किया था। हमारे बीच एक नई समझ विकसित हुई। आज हम दोनों अधिक मुक्त हो गए हैं, क्योंकि हम साथ साथ रोते, हंसते और गले लगते हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पास साफ करने को भी और भी बहुत कुछ है। और लुइस कहती हैं कि मेरी माँ अब कई वर्ष पहले दुनिया छोड़ चुकी है। मैं उन्हें याद करती हूँ, मैं उन्हें प्रेम करती हूँ। हम जो भी एक साथ कर सकते थे हमने किया, और अब हम दोनों मुक्त हैं। तो ये थी लुइस एल्हे जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। कितने ज्यादा संघर्षों भरा, कितना दुख भरा जीवन उन्होंने जिया, और किस तरह से फिर वो एकदम से निकल कर बाहर आई, और अपने साथ साथ उन्होंने और भी दुनिया को ठीक किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी नाइस।